हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटी के सेकंड पार्ट को लेकर के आ गए हैं। इसके पहले जो हमने शेड्यूल की क्लासेस ली थी उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। लगभग जब कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हुई थी तब से लेकर के अभी तक में 22 जो भाग हैं वो संविधान के हैं और अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने उसको क्या कर लिया है 25 रीच कर लिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हुई थी तब कितने पार्ट्स थे और अभी रिसेंट में अभी हाल में वर्तमान में कितने हैं, तो आपको बताना है कि संविधान जब स्टार्ट हुआ था बनना तब वहाँ पर 395 आपके आर्टिकल्स थे, साथ के साथ में 22 भाग थे संविधान के अंदर। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 25 भाग हैं। वो अमेंडमेंट करके कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, नए नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो था वो पार्ट 3 में था। उसके बाद में DPSP जो आया वो पार्ट 4 में आया। फिर हमने क्या किया, पार्ट 4A जोड़ा, जहाँ पर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा व्यक्तियों के, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी जैसे जैसे हमने अमेंडमेंट करके नए नए भाग जोड़े, तो अगर संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो वर्तमान में आपको 25 भाग संविधान के अंदर दिखाई देंगे। पार्ट 1 जो हमने किया था उसमें हमने 9 से लेकर के 9A तक हमने कर लिया था। यहाँ पर हमने 9 में भाग 9 जो है वहाँ पर पंचायतों के बारे में बात की थी और भाग 9A में हमने जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके बारे में बात की थी। अभी जो आज हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम संविधान के पार्ट्स जो हैं वो पार्ट 10 से लेकर के 22 तक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले जाकर के आप पहला वीडियो देखिए। वहाँ पर संविधान के जो पहले पार्ट में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक और 9A तक क्या क्या प्रोविजंस है, किन के बारे में वहाँ पर बात की गई है, क्या आर्टिकल्स है, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में हमने चर्चा की है, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इसी जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसका दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। इसके बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे अगर हमने बताया कि ओरिजिनली जब संविधान की मेकिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब 22 भाग थे, ठीक है। तो भाग जो थे ओरिजिनली 22 थे, लेकिन अब अगर पूछा जाए आपसे कि एट प्रेजेंट कितने हैं तो भाग कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये 25 में कौन से नए 3 जो भाग है वो जुड़े हैं, तो इनको अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। जहाँ पर 4A है, भाग 4A जो है, जहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है, यहाँ मूल कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आएगा भाग 9 में पंचायतों के बारे में चीज़ें हैं और भाग जो 9A है उसमें आपको नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं, ठीक है, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड, जहाँ पर 18 भाग हैं, 18 विषय हैं जिसके ऊपर में नगर पालिका प्रशासन जो है वो कानून बनाता है, ठीक है। साथ के साथ में यहाँ पर एक और भाग जोड़ा गया है, भाग 14A, ठीक है, जो कि न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बातें करता है, ठीक। तो ये जो है 3 नए अमेंडमेंट करके इन चीज़ों को हमने जोड़ा है, नए भाग संविधान के अंदर शामिल किए हैं और इसी की वजह से क्या हो गया है, जो इनिशियली भाग 22 थे वो अब क्या हो गए हैं, भाग 25 हो गए हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो क्लास थी प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 to 9A तक हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। 9A तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो क्लास लेने वाले हैं हम वो कहाँ से लेने वाले हैं, जो बाकी बचे हुए भाग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाग 10 से लेकर के भाग 22 तक के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ में बीच बीच में ये जो अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें जोड़ी गई हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 4A के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 9A के बारे में नगर पालिकाओं से रिलेटेड ये भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 14A जो कि न्यायाधिकरण से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बातें करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बाकी जो बचे भाग हैं, भाग 10 से लेकर के भाग 22 तक, उसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि भाग 10 में क्या है, तो यहाँ पर भाग 10 में आपको दिखाई दे रहा है किसके बारे में बात की गई है, शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात की गई है, शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाग 10 जो है संविधान का वो किसके बारे में बात करता है, अनुसूचित क्षेत्र जो है। अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि संविधान में कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कुछ पहाड़ी राज्य हो गए या फिर कोई ट्राइबल ग्रुप जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनजाति पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, उनके लिए अलग से एक भाग संविधान में बनाया है जिसको कहा जाता है भाग 10। और इसमें हमने क्या किया है, ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ अलग से हमने प्रोविजंस किए हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए असम से रिलेटेड, ठीक। तो असम में क्या प्रोविज़न है कि वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, चूँकि एक तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, साथ के साथ में पहाड़ी और भी एरियाज़ हैं जिनके साथ उसकी बॉर्डर शेयर होती है। वहाँ पर अपने अलग तरीके के चैलेंजेस है, वहाँ का प्रशासन अलग है, वहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी जीवन शैली बहुत अलग है। तो भाग 10 में इन्हीं जो स्पेशल जो कुछ स्टेट्स हैं हमारे यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र हैं, साथ के साथ में जहाँ पर जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा है, उनसे रिलेटेड हमने क्या किया है, प्रोविज़न किया है कि वहाँ पर जो इन पर्टिकुलर क्षेत्र जो हैं, शेड्यूल जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्रशासन किस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर बात की जाए कि कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल शामिल किए गए हैं, तो आर्टिकल 244 और 244A
हमने जो इसके पहले के प्रीवियस क्लास में 9A आर्टिकल देखा था, 9A भाग, और साथ के साथ में उसमें हमने म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स देखे थे, ठीक है। तो 243A से लेकर के 243O तक हमने पंचायतों के बारे में बात की थी, और फिर हमने 243O के बाद में P से स्टार्ट करके हमने नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रोविजंस देखे थे। अब यहाँ पर भाग 10 जो है वो किसके किसके बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 244 और 244A के बारे में बात करता है, ठीक है। और इन 244 आर्टिकल और 244A में क्या चीज़ें हैं, ए है तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट किया गया होगा डेफिनेटली। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोविजंस है वो बेसिकली कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं और कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर किस तरीके से प्रशासन चलेगा, जैसे कि स्वशासी निकाय वगैरह होते हैं, जो आपके पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर गवर्नेंस चलाने के लिए अलग से आपको एक परिषद या फिर काउंसिल बनाई जाएगी। इसको स्वायत्त शासी निकाय भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो काउंसिल होती है वो वहाँ की जो जनता होती है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करना है, एक दूसरे के बीच में हार्मोनी कैसे क्रिएट करके रखनी है, उसके लिए एक अलग से निकाय होता है, एक अलग से स्वायत्तशासी परिषद होता है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो भाग 10 में मेंशन है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र होंगे, कुछ ट्राइबल ग्रुप होंगे, उनके लिए अलग से उनका प्रशासन चलाने के लिए प्रोविजंस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की हमने पार्ट 10 के बारे में। अब अगर हम बात कर ले किसके बारे में, पार्ट 10 के बारे में जैसे हमने बात की, अब उसके बाद क्या आएगा, पार्ट 11। तो पार्ट 11 में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पार्ट 11 में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यहाँ पर जो राज्य और केंद्र के बीच में संबंध किस तरीके से होंगे, इसके बारे में भाग 11 जो है बात करता है। और यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल आता है 243 से लेकर के आर्टिकल 263। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि पार्ट 11 में आपके क्या है, तो पार्ट 11 में सीधे सीधे जो संविधान का भाग है उसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंधों से रिलेटेड क्या है, प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध, ये जो आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है पार्ट 11 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर लेती हूँ। यहाँ पर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपको दिखाई देंगे 245 से लेकर के 263 तक। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले 245 और 263 की, तो जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 245 से 263 तक प्रोविजंस है किसके बारे में, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे इसको लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर 245 में आपको दिखाई देगा कि भाई केंद्र में जो संसद है वो भी कानून बना सकती है और कुछ राज्यों की विधायिकाएं भी कानून बनाएगी। और इसमें प्रोविज़न क्या होगा कि किस कानून को किसके ऊपर में प्राथमिकता देनी है, मतलब कि अगर केंद्र ने कोई कानून बना दिया सेम मुद्दे के ऊपर, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है ना, समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर में सेंट्रल भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो वहाँ पर जब एक ही टॉपिक के ऊपर में अलग अलग स्टेट और सेंटर में कानून बन रहा है, तो किसके कानून के ऊपर किसको मान्यता दी जाएगी, इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रोविजंस दिखाई देंगे। साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए, इसी तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। वहाँ पर बात कर लीजिए 262 की, तो 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय जो नदी विवाद होते हैं ना, नदी जल विवाद की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर पानी जा रहा है और उन स्टेट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसके बीच में किस तरीके से उन डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। तो अंतर्राज्यीय एक परिषद गठन करना जो कि नदी जल विवाद पर डिपेंड करती हो, उसके बारे में बात करती हो। तो मतलब कि ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, साथ के साथ में राज्य और दूसरे राज्य के बीच में संबंध किस तरीके से बना करके चलना है, इसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 263 में क्या दिखाई देगा कि राष्ट्रपति अगर उनको लगता है कि किसी मुद्दे पर बात करने के लिए अलग से काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, तो आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे के ऊपर में किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई परिषद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 11 जो है, पार्ट 11 में आपको क्या क्या दिखाई देगा, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, राज्य और राज्यों के बीच में संबंध, और वो संबंध आपके अच्छे भी हो सकते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 245 से लेकर के 263 भाग कौन सा, 11। ये जो टॉपिक है ना, हम उसको भी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर हम पूरे 22 भाग को बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये क्लास तो न जाने कितने घंटों की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं जहाँ से आपके लिए वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका पार्ट 18 है जहाँ पर आपको प्रोविजंस मिलेंगे बहुत सारे, और राष्ट्रपति से रिलेटेड
रिलेटेड भी कई सारे प्रोविज़न है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है। तो हम यहाँ पर पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ओवरव्यू ले रहे हैं। जब इन पूरे टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ हम पार्ट्स, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ओवरव्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि पार्ट 11 में क्या चीज़ें मेंशन की गई है, पार्ट 12 में क्या है, पार्ट 10 में क्या है, 9 में क्या है, इस तरीके से मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जितना ज़रूरी है किसी टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब चले अगर पार्ट 12 की बात करें, ठीक है, तो पार्ट 12 में आपको वित्त से संबंधित सारे कानून दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि पार्ट 12 में क्या है, तो वित्त से रिलेटेड यानी कि राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में, मान लीजिए जैसे टैक्स कलेक्शन होता है तो कैसे बंटवारा होगा, साथ के साथ में अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई एक स्टेट से व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर के व्यापार कर रहा है, या फिर इंटर स्टेट ही राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है, कई सारे अनाज जो है एक राज्य में उगते होंगे, वहाँ से दूसरे राज्यों में जाता होगा, तो व्यापार को किस तरीके से लेकर के चलना है, वित्त को कैसे लेकर के चलना है, इसके बारे में जो है वो आपका भाग 18 बात करता है। अब अगर हम देख रहे हैं भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है। जैसे कि हमें मालूम है कि पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर उसको हमने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1978 में, और फिर हमने उसको आर्टिकल 300A के तहत शामिल कर दिया और संपत्ति के अधिकार को हमने क्या बना दिया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार होता था, फंडामेंटल राइट होता था, तो उसके लिए अगर मान लो किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो व्यक्ति सीधे जा सकता था कोर्ट के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और हमने संपत्ति के अधिकार को वहां से मौलिक अधिकारों से निकाल करके एक वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाग 12 है वो यही बात करता है पूरा फाइनेंस से रिलेटेड, कि फाइनेंस किस तरीके से, वित्त का बंटवारा किस तरीके से होगा, साथ के साथ में प्रॉपर्टी के लेकर के क्या चीज़ें हैं। अब इसी आर्टिकल 264 के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम मान ले आगे मानते हैं कि भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में हमने बात की कि क्या है, वित्त से रिलेटेड प्रोविजंस है। ठीक है, तो भाग 12 जो है संविधान का वो क्या काम कर रहा है, वित्त से रिलेटेड प्रोविजन कर रहा है, वित्त, संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं, संविदा वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो। यहाँ पर आपको आर्टिकल कितने कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है 264 से लेकर के 300A तक। ठीक है, 300A अभी हमने बात की, पहले जो मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, उसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और एक वैधानिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को। वैसे ही आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक है। अब यहाँ पर आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको आर्टिकल 280 भी मिलेगा। आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है वित्त आयोग के बारे में। तो ये जो बेसिकली पार्ट 12 है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वित्त का बंटवारा किस तरीके से होगा केंद्र और राज्यों के बीच में, और इसी के अंतर्गत आपको आर्टिकल 280 भी दिखेगा और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस दिखाई देंगे 264 से लेकर के 300A तक, जिसमें वित्त का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच कैसे हो इसके बारे में बात होगी, संपत्ति का अधिकार किस तरीके से होगा, कौन सा अधिकार होगा, इसके बारे में बात होगी। तो भाग 12 बेसिकली वित्त से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है और संविदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में बातें करता है। ठीक, अब इसी के अंदर जो आर्टिकल 280 है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का काम क्या होता है, राज्यों के बीच में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका बंटवारा करना। अभी जो हमारे पास में 15th फाइनेंस कमीशन थी जिनके अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह जी ने क्या बोला था कि राज्यों के बीच में जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करती है उसमें से 42% क्या है बांट देना चाहिए राज्यों के अंदर में, और इस 42% में जैसे कि 1% जो है वो किसके लिए होना चाहिए, जो यूटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, उसके डेवलपमेंट के लिए, बाकी 41% में बाकी सारे राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी हमने क्या किया है, 16th फाइनेंस कमीशन का भी फॉर्मेशन कर लिया है जिसमें पनगड़िया जी जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो अभी काम स्टार्ट नहीं करेगा, वो 2026 से अपना काम स्टार्ट करेगा। अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन ही क्या करने वाली है, अपनी पूरी रिपोर्ट फाइनल सबमिट करेगी। तो ये जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये भी भाग 12 के तहत ही किया जाता है, क्योंकि भाग 12 में जो आर्टिकल 280 है वो वित्त से संबंधित चीज़ों के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। जब ये टॉपिक हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, अलग अलग टॉपिक को जब हम देखेंगे वहाँ पर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी केवल पार्ट्स और उनमें क्या चीज़ें मेंशन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट 12, वहाँ पर वित्त से संबंधित से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम चले अगर पार्ट 13 के अंदर, तो पार्ट 13 बात करता है किसके बारे में, यहाँ पर बात होती है बेसिकली आपके ट्रेड से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है तो वहाँ पर क्या संबंध होंगे,
साथ के साथ में कॉमर्स से रिलेटेड और बहुत सारे तरीके के जितने भी व्यापार हो सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे वो राज्यों के स्तर पे हो, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट आता है या फिर राज्यों के अंदर ही ट्रेड को कैसे लेकर के चलना है, तो बेसिकली व्यापार से संबंधित जितना भी प्रोविज़न है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको पार्ट 13 के अंदर। और पार्ट 13 के अंदर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो पार्ट 13 में आपको आर्टिकल मिलने वाला है आर्टिकल 301 से लेकर के 307। तो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 ये भाग 13 के अंदर है और ये किससे संबंधित बात करता है, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से इंटर स्टेट अगर व्यापार हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है, जैसे कि होता है कि एक राज्य जो है वो गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, पर दूसरे राज्य जो है वो किसी और चीज़ का, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़रूरत तो हर किसी को है, एक राज्य को ऐसा तो नहीं कि केवल अनाज गेहूँ उगा करके ही वो काम चला लेगा, ये एक राज्य ऐसा नहीं कि केवल गन्ना उगा कर ही काम चला लेगा। दोनों ही राज्यों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी और इंटर स्टेट व्यापार वगैरह होता ही रहेगा। तो यहाँ पर व्यापार को किस तरीके से ले करके चलना है, इसके लिए ही भाग जो 13 है उसको जोड़ा गया है संविधान में। और आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि किस तरीके से व्यापार से संबंधित चीज़ों को या फिर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये है भाग 13 जहाँ पर व्यापार वाणिज्य की बात हो रही है। अब अगर हम चलें किसके बारे में बात करें, भाग 14 के बारे में, तो भाग 14 जो है वो संविधान का किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में। जैसा कि हमें मालूम है कि आर्टिकल 312 जो है वो बात करता है कि राज्यसभाएँ जो हैं वो क्या कर सकती हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, तो सिविल सेवा के जो पद होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उसके ऊपर में कानून बना सकते हैं, नए पद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से सेवाएं होंगी इसके बारे में बात की जाती है भाग 14 के अंदर। यहाँ पर आर्टिकल आपको 308 से लेकर के 323 तक चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 323 के अंदर ही आपको बहुत सारे, जो 308 से लेकर के 323 तक ही आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्मेशन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से आर्टिकल 312 के तहत जो राज्यसभाएँ हैं वो सिविल सेवा एग्जाम, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की क्या कर सकती हैं, स्थापना कर सकती हैं, पदों के बारे में। तो बेसिकली भाग 14 में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, भाग 14 में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में सेवाओं का क्या होगा, बंटवारा होगा, ठीक है। तो भाग 14 याद रखिएगा, भाग 14 में क्या है, केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज हो गई, स्टेट सर्विस कमीशन किस तरीके से बनेगा, इन सब के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, अगर पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद जो है वो भाग 14 के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक आपको ये सारे प्रोविजंस दिखाई देंगे। जहाँ पर आपको पता है 312 राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय लेवल पे अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS वगैरह हो गए, उनके बारे में जो है प्रोविजंस करती हैं, उनके पदों के बारे में बात करती है। तो इस तरीके से IAS IFS ये जो हो गए वो राज्यसभाओं के अंदर क्या होती है, उनको अथॉरिटी होती है, उनके पास में राइट्स होते हैं कि वो अखिल भारतीय लेवल पे सेवाएं वगैरह बना सकते हैं, पद सृजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के केंद्र और राज्यों के अंदर जो सेवाएं आती हैं वो किस तरीके से चलेंगी, UPSC सिविल सर्विस कमीशन जो है वो उसके बारे में बात की गई है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन होगा, साथ के साथ में वहाँ पर एक अध्यक्ष होगा, उसमें किस तरीके से उनके अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो यहाँ पर जो भी सेवाएं हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उनमें किस तरीके से प्रोविजंस होंगे और वो पूरा पद जो है वो किस तरीके से चलेगा, सेवाएं किस तरीके से बोलना चाहिए रेगुलेट होंगी, कैसे अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनके प्रशासन से संबंधित सारे जो प्रावधान है वो आपको भाग 14 के अंदर दिखाई देंगे, जो कि बात क्या करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में उनके अधीन जो है सेवाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर यहीं पे बात करें कि भाग 14A, जैसे मैंने बताया कि हमने इनिशियली जो है संविधान के अंदर में कुछ अमेंडमेंट करके भी पार्ट्स जोड़े हैं। जैसे हमने बात की 4A, भाग 4A जहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात है, भाग 9A नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रोविज़न है, वैसे ही हमने भाग 14A भी जोड़ा है और ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया है, जहाँ पर अधिकरणों की बात होती है, ट्रिब्यूनल्स की बात होती है। तो आर्टिकल 320A से 323A और 323B ये जो दो आर्टिकल्स हैं उसको हमने क्या किया है, भाग 14A के अंदर में जोड़ा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाग 14A
14A जो है वो किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके अधिकरणों के बारे में। अधिकरण यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, दो तरीके के ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन किए जा सकते हैं, एक है 323A के तहत और एक है 323B के तहत। यहाँ पर जो 323 से A से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रशासनिक मामलों में प्रशासनिक अधिकरणों के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे वो प्रशासनिक अधिकरण होंगे, प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है 320A के तहत में आपको क्या 323A के तहत में प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर इससे रिलेटेड इसके बाद प्रशासनिक मामलों के बाद में जितने भी मामले बच जाते हैं वो 323A के तहत में B के तहत में इसको क्या किया जाता है, टैकल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स बेसिकली होते हैं अधिकरण जो कोर्ट का बर्डन कम करने का काम करते हैं, ठीक है। कोर्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्डन है तो ट्रिब्यूनल्स का मेकिंग किया जाता है सो दैट किसी भी मामले को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसको वो सुनते हैं। वहाँ पर भी आपको जज जो है वही मिलेंगे, सेवानिवृत्त जज भी होते हैं कई बारी, और वो जो अध्यक्ष होते हैं जो उनकी अध्यक्षता करते हैं उनको भी अपने फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज होती है। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनको भी कोर्ट के जैसे ही पावर होते हैं लेकिन ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। यहाँ पर पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया था, तो आर्टिकल 21A के तहत इसको बनाया गया था। तो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक के ऊपर में यहाँ पर जो 2010 में बना था ट्रिब्यूनल उसको कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बेसिकली पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं उसको देखता है। तो बिल्कुल वैसे ही भाग 14A जो है उसमें कोई भी मुद्दा आता है जिसके ऊपर में बात करनी ज़रूरी है और उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत है, तो भाग 14A के तहत ही इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, अधिकरण जो होते हैं, उनको फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो भाग 14A में हमने क्या देखा, जो सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत आ रही हैं, और भाग 14A में हमने क्या देखा, ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखा, जहां पर कहां से कहां तक आर्टिकल है, आर्टिकल 323A से लेकर के 323B, दो ही आर्टिकल हैं जहां पर प्रशासनिक अधिकरण और बाकी बचे जो भी मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात होती है। अब चले हम अगले मुद्दे की तरफ, जहां पर बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाग अभी 14 हमने देखा, भाग 15 के बारे में। तो भाग 15 में आपको क्या दिखाई देगा, भाग 15 में आपको निर्वाचन से संबंधित मुद्दे दिखाई देंगे। अभी अभी रिसेंट में ही लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब इस टॉपिक के ऊपर में बहुत बातचीत की गई थी, और ये जो है पूरा मुद्दा चुनाव आयोग का गठन कैसे होगा, चुनाव आयोग किस तरीके से काम करेगा, इससे रिलेटेड पूरा जो प्रोविज़न है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। इसमें आपका एक 324 में बोला जाएगा कि एक चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग जो है वो क्या करेगा, क्या काम करेगा, चुनाव आयोग में किस तरीके से मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर का वो निकाय होगा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक अध्यक्ष होंगे, दो उनको सपोर्ट करने के लिए और भी उपचुनाव आयुक्त होंगे या फिर और चुनाव आयुक्त होंगे, इस तरीके से। साथ के साथ में यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है कि 18 साल की उम्र से ऊपर का जो व्यक्ति है उसको वयस्क माना जाएगा और वो चुनाव देने के लिए कैपेबल होगा। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जब हमने क्या किया था, ये चुनाव से संबंधित प्रावधान को, जो आयु सीमा है उसको हमने चेंज किया था। तो भाग 15 की अगर बात करें हम, तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, और यहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। और 324 से 329 में आपको पहले तो है कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव करेंगे, वहाँ पर एक आपके अध्यक्ष होंगे, दो उनको हेल्प करने के लिए जो होंगे वो चुनाव आयुक्त होंगे। साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई, मैंने बताया कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अभी जैसे वोट देने की आयु 18 साल है, पहले ये 21 ईयर हुआ करती थी, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने और इस आयु को हमने क्या कर दिया, घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन की गई है, आर्टिकल 320 बोलना चाहिए 4 से लेकर के 329 तक जो है अलग अलग प्रोविजंस है चुनाव से रिलेटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगी, ठीक है। साथ के साथ में जो राज्य के लेवल पे किस तरीके से होगा, कौन कौन से चुनाव है जो कि सेंट्रल लेवल पे चुनाव आयोग है वो कंडक्ट कराएगी। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पूरे पार्लियामेंट का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यों के विधानसभाएं जो हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्शन जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव आयोग है वो करवाती है। लेकिन अगर राज्यों के अंदर पंचायत के लेवल पे चुनाव होते हैं तो उसको कंडक्ट कराने के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चुनाव से संबंधित
जितने भी प्रोविजंस हैं वो कहाँ जोड़े गए हैं, वो जोड़े गए हैं भाग 15 के अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। अब ये जो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं वो कैसे हैं, जैसे कि हमने बात की कहाँ पर, भाग 16 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाग 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। अब ये कुछ विशेष वर्ग कैसे हैं, जैसे हमें मालूम है कि एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है ना, तो कुछ विशेष वर्गों के लिए जो ये प्रावधान है वो जोड़े गए भाग 16 के अंतर्गत। और जैसे हमें मालूम है कि अभी तक क्या होता था, कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय ऐसे हैं जो कि ब्रिटिशर्स से उनका मूल ओरिजिन है, लेकिन वो इंडिया में रहे, यहीं पर पले बढ़े, तो एंग्लो इंडियन प्रभाव उनके अंदर है कुछ, जिन उनके मतलब ऐसा हो सकता है कि माता पिता में से कोई एक जो है वो ब्रिटिशर्स रहा हो और फिर एक इंडियन रहा हो, इस तरीके से। तो वो जो है बहुत कम है कम्युनिटी में, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई रोक होने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, हमने आर्टिकल 330 के तहत में प्रावधान कर दिया कि अलग अलग जब चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, तो कुछ एंग्लो इंडियंस के लिए भी क्या होंगे, सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे ST SC के लिए चुनाव होते हैं जब, तो उनके लिए अलग से सीटें होती हैं, वैसे ही ये जो कुछ विशेष वर्ग हैं जैसे कि एंग्लो इंडियन वगैरह हो गए, उनके लिए भी हमने क्या किया, प्रोविज़न किया। तो आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 343 तक हमने क्या किया, भाग 16 में कुछ विशेष जो वर्ग हैं हमारे, उनके लिए हमने अलग से प्रावधान किया। ठीक है, तो 330 हो गया, 332 हो गया, यानी कि राज्य में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर में, साथ के साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इस तरीके से कुछ विशेष वर्ग होंगे, जैसे ट्रिब्यूनल है, जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रोविज़न बनाने हैं। तो कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं हमारे समाज में जिनके ऊपर में हमें काम करना है, या फिर जिनका रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन वो होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, ये प्रोविज़न भाग 16 जो है वो जोड़ा है संविधान के अंदर। ठीक है, तो भाग 16 याद रखिएगा, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है जो आर्टिकल 330 से लेकर के 343 तक की बात करता है। ठीक, अब इसके बाद भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 बहुत ही इजी एक तरीके से बोलना चाहिए, 342 तक है भाग 16 के अंदर। और भाग 17 में आपको दिखाई देगा राजभाषा से संबंधित नियम। राजभाषा हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा, राजभाषा है ये, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है ये, पहली बात तो। और यहाँ पर जो भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक यहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं कुछ, जैसे कि 343 से लेकर के 351 तक क्या प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, वो हिंदी होगी। राष्ट्रपति चाहे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद से, उसके 5 सालों के बाद या फिर 5 सालों के भीतर चाहे तो वो हिंदी को पूरी तरीके से लागू करने के लिए पूरे देश के अंदर में क्या कर सकते हैं, एक कमेटी बिठा सकते हैं। साथ के साथ में यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह की जो जजमेंट है वो इंग्लिश में होगी, बट अगर समय के बाद 5 साल 10 साल 15 साल बाद अगर सरकार चाहती है तो अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकती है, सब जगह पे हिंदी को भी अनिवार्य कर सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें, जब इनिशियली संविधान बना था उस समय में कई सारे लोग थे जो हिंदी को पूरी तरीके से इम्पोज करने के खिलाफ में थे, और उस समय में कुछ डिमांड भी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय में चल रही थी, बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग भी उस समय में हो रहा था, बहुत पढ़े लिखे वकील जो थे जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कर रहे थे, तो उनको कोई दिक्कत ना जाए, या फिर उस समय की वो डिमांड थी, इस वजह से क्या किया गया था, इस प्रोविज़न को शामिल किया गया था। बट ये चीज़ें रखी गई थी कि आने वाले समय में जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जनता जितनी यूज टू हो जाएगी उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किया जा सकता है। तो ये जो भाग 17 है वहाँ पर आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक क्या किया गया, ये प्रोविज़न किया गया कि राजभाषा हिंदी होगी, और हिंदी को किस तरीके से लेकर के चलना है। सरकार चाहे तो हिंदी को और प्रमोट करने के लिए अलग से आयोग बना सकती है, कंपलसरी कर सकती है चीज़ें, इनके लिए जो है मतलब भाषा से संबंधित पूरे प्रोविजंस जो हैं वो भाग 17 के अंदर किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक आपको दिखाई देगा। उसके बाद भाग 18 में आपको दिखाएंगे आपात उपबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर पूरे प्रोविजंस हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है, और यहाँ पर आपको इमरजेंसी से रिलेटेड क्या मुद्दे दिखाई देंगे, जैसे कि हमें मालूम है कि 3 तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ पे लागू होती हैं। भाग 18, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आपात से संबंधित प्रोविजंस वो कहाँ हैं, आपातकाल या फिर आपात से संबंधित जो प्रावधान है ये आपके भाग
भाग 18 के अंतर्गत हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल आपको दिखाई देगा 352 से लेकर के 360 तक। यहाँ पर 360 आपके वित्तीय आपात की बात करेगा, उसके बाद में आपका जो 352 है वो बात करेगा राष्ट्रीय आपात की। इसके बीच में ही आपको दिखाई देगा 356, वो बात करता है राष्ट्रपति शासन की। तो इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से एक कहना चाहिए कि डिफरेंस है। जब हम अलग से पूरा राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे और हम अलग से राष्ट्रपति शासन के बारे में, आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। अभी यहाँ पर ओवरव्यू लेने के लिए हम समझ लें कि 352 में राष्ट्रीय आपात की बात है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि पूरे देश के अंतर्गत ये लागू होगा। किन किन आधारों पर लागू होगा, किस तरीके से, कौन से अधिकार आपके रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके बारे में हम सेपरेट क्लास में बात करेंगे। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है, ये पूरे देश के अंदर लागू होगा, ठीक है। जहाँ पर बोलना चाहिए कि कहीं युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, बाह्य आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है, इन सब के आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यही इसी भाग में दिखाई देगा 356 बात करता है किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में अंतर क्या है? राष्ट्रीय आपात जो है वो पूरे देश पर भी लग सकता है, किसी एक एरिया में भी लग सकता है जहाँ पर बाह्य आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है, कोई ग्रुप है जो कि हथियार लेकर के आ गया है विद्रोह करने के लिए। तो राष्ट्रीय आपात पूरे देश में भी लग सकता है, साथ के साथ में किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की जो बात होती है वो ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ का विधानसभा जो है वो विफल हो गई है, या फिर गवर्नमेंट की बातें वो मान नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिया है जिसको विधान सभाएं जो हैं वो राज्यों की, जैसे कि सीएम होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है, वो अगर सेंट्रल लेवल के कुछ भी जजमेंट्स है, कुछ उनके आदेश है, उसको मानने से मना कर देती है, राज्यपाल ये चीज़ें बोल देते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब कि उस राज्य की जो पूरी जो लेजिस्लेशन पावर है वो चली जाती है सेंट्रल के पास। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है जहाँ पर यहाँ पर बात की जाती है राष्ट्रीय जो आपात लगता है, जो कि पूरा आपातकालीन प्रावधान है भाग 18 के अंदर। उसमें जब ये टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक यहाँ पर समझ लीजिए कि भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक क्या है आपको प्रोविजंस है, जहाँ पर आपको 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अगर ऐसा लगता है कि फंडिंग की कमी हो गई है, अब जो है इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम देश को अच्छे तरीके से चला सके, तो वित्त के ऊपर संकट आ जाए तो वित्तीय आपात होता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी सैलरी वगैरह काटनी पड़ती है, तो फिर कटौती करनी पड़ जाती है वित्त से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल भी हैं और सारे 358 जैसे आर्टिकल है, 359 वगैरह है। यहाँ पर बात की जाती है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है, तो कौन कौन से अधिकार चले जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपात की, तो जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय में जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है वो चले जाते हैं। फिर आपका आर्टिकल 19 जो है वो भी चला जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है। तो ये इसके बारे में हम अलग से टॉपिक जब डिस्कस करेंगे आपातकाल का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए किस भाग में क्या है, क्या प्रोविजंस है, वो ओवरव्यू में आपको देते चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें भाग 20 की, तो भाग 20 में आपको क्या दिखाई देगा? भाग 18 में अभी हमने देखा कि आपातकालीन संबंध है। भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्ण कहने का मतलब है कि कुछ एडिशनल जो प्रावधान है वो किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक आपको दिखाई देगा भाग 19 के अंदर। तो भाग 19 में क्या है? भाग 19 में बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है किसके बारे में? आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक। और ये जो भाग 19 है वो बात क्या करता है? प्रकीर्ण कहने का क्या मतलब है कि कुछ स्पेशल मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। ये कौन से भाग के अंदर आ रहा है? पहली बात तो ये भाग 19 के अंतर्गत आ रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्रकीर्ण या फिर मिसलेनियस टॉपिक है इनके अंदर। अब ये प्रकीर्ण क्या है? जैसे समझिए कि आर्टिकल 361 क्या है? तो आर्टिकल 361 में ये चीज़ें मेंशन है कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल वगैरह जो होते हैं, इनको जब तक पद पर ये बैठे हुए हैं
तब तक इनको कुछ छूट दी जाती है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पूरा तंत्र इनको चलाना है, अगर ऐसे ही ईजिली कोई आ करके इनके ऊपर में कोई भी मुकदमा लगा दे या कोई भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे और उसको हम मानने लगे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाने लगे, तो इतना सर्वोच्च पद अगर खाली रहेगा तो देश में अराजकता आ जाएगी, क्योंकि लोग डरेंगे ही नहीं कि भाई राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, तो प्रशासन चलेगा कैसे। तो इनके लिए क्या किया गया है कि जो बड़े बड़े पद हैं हमारे यहाँ पे, संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो इनको कुछ छूट मिली है। ठीक है, किस तरीके की छूट? अगर मान लीजिए हम बात करें 361 की, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल जब तक पद पर रहते हैं आर्टिकल 361 के तहत उनको राहत मिलती है, किसी भी मामले के अंदर उनके ऊपर में जांच नहीं बिठाई जा सकती। जैसे मान लीजिए कि अगर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर में, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं आप जब तक कि वो पद पर बने हुए हैं। अगर सिविल मामला है तो 2 महीने पहले आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई आपके ऊपर में जांच प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इस तरीके से। तो जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको कुछ रियायतें दी गई है। तो यही जो चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल पावर हो गए, कुछ छूट हो गई, ये मिसलेनियस टॉपिक आपको भाग 19 के अंतर्गत दिखाई देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो भाग है वो किसके बारे में है? भाग 20। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में एक ही आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। भाग 20 में संशोधन, किसमें संशोधन? संविधान में संशोधन की पावर है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत मिली हुई है। तो भाग 20 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ कानून बनाती है और उसके ऊपर में मान लीजिए जनता नाखुश है, वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट कुछ अपने आदेश देती है और कानून को क्या कर देती है? स्ट्रक डाउन कर देती है। लेकिन ये जो संशोधन का अधिकार है, इसके तहत सरकार के पास में, यानी कि पार्लियामेंट के पास में, विधायिका के पास में पावर है कि वो फिर से क्या कर दे? कानून को बना दे। तो अपने आप में 368 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 368 भाग 20 के तहत में जो आर्टिकल है, यहाँ पर संविधान संशोधन की बात की जाती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर में जब भी मान लीजिए चेंज करने हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। जब भी संविधान के अंदर नए प्रावधान जोड़ने होते हैं तो वहाँ पर संविधान संशोधन किया जाता है। जैसे अभी रिसेंट में अगर हम मान लें, जैसे EWS के बारे में बात की गई, तो उसके लिए हमने क्या किया? संविधान में संशोधन किया। पहले आरक्षण जो है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए था, और शैक्षणिक आरक्षण था, सब महिलाओं के लिए था, बच्चों के लिए था, ST/SC कम्युनिटी के लिए था। और आधार क्या होता था? शिक्षा में अगर बैकवर्डनेस है तो, या फिर सामाजिक रूप से, यानी कि एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है तब। हमने क्या किया? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, यानी कि संविधान संशोधन किया। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको भी हमने 10% का रिजर्वेशन दे दिया। इसी तरीके से अभी रिसेंट में अगर मान लिया जाए 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन है, जो कि आर्टिकल 368 का ही उपयोग करके किया गया है, इसमें हमने क्या किया है? नारी शक्ति वंदन किया है ना, नारी शक्ति वंदन प्रावधान किया। और इसके तहत हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे लोकसभा जो है, लोकसभा और स्टेट की जो विधानसभाएं हैं, उसमें जो है चुनाव कराने के लिए जब महिलाओं का जो चुनाव होगा, उसमें महिलाओं को भी 33% रिजर्वेशन की बात की गई। तो याद में रखिएगा कि ये जो 33% रिजर्वेशन है वो लोकसभा के आम चुनाव, साथ के साथ में स्टेट में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें 33% रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए बात की गई है। तो इस तरीके से 368 क्या करता है? आर्टिकल 368 जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है, संविधान में संशोधन करने की बहुत ही, ये कहना चाहिए, मजबूत शक्ति जो है वो आपको संसद को प्रदान करता है। तो भाग 20 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बट इसमें भी मुद्दा है कि जो हमने केशवानंद भारती वाला मुद्दा देखा हुआ है, उसमें बोला गया है कि संविधान में आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा जो है वो नहीं खत्म होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली प्रस्तावना में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि देश को क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हैं, कि सभी के लिए समानता का भाव होगा, हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, बंधुत्व की भावना होगी, मौलिक अधिकार लोगों को दिए जाएंगे। इस तरीके के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक प्रोविजंस हैं, उसको हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो भाग 20 के तहत आती है, ये हमें पता चला इसके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद भाग 21 और भाग 22 में क्या चीज़ें मेंशन की गई है? तो यहाँ पर भाग 21 में आपको दिखाई देगा कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। ठीक है, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध कहने का क्या मतलब है?
उसी तरीके से जैसे हमने बात की भाग 20 की, अगर भाग 21 की बात करें, भाग 21 और 22 में क्या चीज़ें मेंशन है, तो भाग 21 में आपको दिखाई देगा जो अस्थायी जो संक्रमणकालीन प्रावधान है उसके बारे में। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान या फिर विशेष प्रावधान कहने का क्या मतलब है, जैसे कि कभी कभी होता है कि कुछ नए मुद्दे निकल करके आ जाते हैं, जैसे कि 370 आर्टिकल था, तो जम्मू कश्मीर का जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय में उसके लिए अलग से विधानसभाएं थी। जब यहाँ पर आज़ाद हुआ था पूरा देश, जम्मू कश्मीर के लिए उस समय में मांग उठ रही थी कि अलग से वहाँ पर विधानसभा होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया था, आर्टिकल 370 में हमने क्या किए थे, कुछ प्रोविजंस जोड़ दिए थे। ठीक है, तो भाग 21 जो है उसमें बेसिकली आपके 369 से लेकर के 392 तक आर्टिकल्स है। और यहाँ पर अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे हमने कुछ नए नए जो चीज़ें हैं वो जोड़ी हैं। तो भाग 21 में आपके आर्टिकल 369 से लेकर के आपको मिलेंगे 393 तक। ठीक है, और यहाँ पर अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है, मतलब कि अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं, हो सकता है कि भविष्य में उनको हटा दिया जाए, अभी बेसिक नीड है, ज़रूरत है, इसलिए उन चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे कि 369 में क्या चीज़ें मेंशन की गई है, 369 में जो समवर्ती सूची होती है या फिर जो समवर्ती सूची नहीं, 369 में चीज़ें होती हैं कि राज्य जो सूची है, स्टेट लिस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे विषय हैं, उसके ऊपर में कानून बनाने के लिए अधिकार जो है राज्यों को दिए गए हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जाएंगे जिनके ऊपर में कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी जाएगी। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है अस्थायी रूप में कुछ ना कुछ कानून जो है बन जाते हैं और वहाँ पर कुछ चेंजमेंट होता है। इसी तरीके से बात की जाए 370 की, जिसको हटा दिया गया है, जो कि उस समय में ज़रूरत थी कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान करने की, तो इसको शामिल किया गया था। बात की जाए अगर आर्टिकल 371 की, तो 371 और 371A से लेकर के आपको बहुत सारे दिखेंगे, 4-5 इसमें आर्टिकल आपको दिखेंगे, जो कि नागालैंड 371 जो है ए जो है वो नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न करता है। तो इसी तरीके से अस्थायी हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे बनाए गए हैं और अमेंडमेंट करके बनाए गए हैं। भविष्य में अगर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इनको हटा दिया जाएगा, जिस तरीके से 370 को भी हटा दिया गया है। तो भाग 21 के अंतर्गत जितने भी आपके अस्थायी प्रोविजंस हैं उसको शामिल किया गया है। ठीक है, और अंत में लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, भाग 22। तो भाग 22 जो है वो जो कि अंतिम है, अंतिम चीज़ें क्या होती हैं, अंतिम में जो चीज़ें बच जाती हैं ना, वहाँ पर संविधान में जो भी चीज़ें मेंशन की गई है वो बच जाती हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, आखिरी में शामिल कर देते हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें हों। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से हटा करके और भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए हम कोई बुक लिख रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में इनिशियली हमने सारे प्रोविजंस डाल दिए, अब लास्ट में जो चीज़ें बचती हैं ना, आखिरी जो भाग होता है, अब समझ में आ जाता है कि ये हमें यहाँ पर समराइज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पर लिख करके समराइज़ कर देते हैं। तो उसी तरीके से अंतिम भाग जो है भाग 22, उसमें क्या मेंशन की गई है, यहाँ पर भाग जो 22 है वो 393 से लेकर के 395 आर्टिकल तक है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि संक्षिप्त नाम किस तरीके से होंगे, हिंदी जो है वो किस तरीके से, प्रारंभ में हिंदी को प्राधिकार कितना दिया जाएगा, इस तरीके से जो छोटे छोटे मिसलेनियस चीज़ें हैं उसको भाग 22 के अंदर शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा पार्ट्स का, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स के बारे में हमने बात की है, तो आपके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। इसका पहला भाग पहले डल चुका है, उसको भी जा करके देख लीजिएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चीज़ें। और यहाँ पर हमने भाग 10 से लेकर के भाग 22 तक पूरे प्रोविजंस के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे तो टोटल 25 पार्ट्स आपको एट प्रेजेंट दिखाई देंगे। अमेंडमेंट करके 3 नए पार्ट्स हमने जोड़े हैं, जो कि पार्ट 4A है, 9A है और 14A है, जो कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से पूरे जो है संविधान में जो 22 भाग हैं, और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 25 भाग हैं, उनको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस ली हैं उसके हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपका एक रिवीजन हो जाए। जैसे कि इसके पहले जो हमने शेड्यूल वाली बात की थी, तो शेड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि किस अधिनियम किस अनुसूची के तहत हमने क्या किया था, किस वर्ष में मैथिली को शामिल किया था। तो हमें मालूम है जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर शेड्यूल 8 जो है, जो कि भाषा के बारे में बात करता है। ठीक है ना, तो शेड्यूल 8 में भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने, और फिर हमने क्या किया, 60 जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब जा करके
हमने क्या किया, भाषाओं में 14 जो भाषाएं थी उसको बढ़ा करके हमने 22 भाषाएं की, और ये जो थी अनुसूची 8 के अंतर्गत थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष मैथिली को जो है वो शामिल किया गया था। तो 2004 में हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी थी, और उसी में मैथिली जो भाषा है वो जोड़ी गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से साल में, तो 2004 में। अगर पूछा जाए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि इस भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है, तो शेड्यूल 10 जो है ना वो बात करता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, और यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 करके हमने 10th शेड्यूल जोड़ा था, 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, और इसमें दल बदल से रिलेटेड प्रावधान किए गए थे। दल बदल प्रावधान क्या होते हैं, जब किसी पार्टी के, मान लीजिए अगर 2/3 लोग किसी पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं, तब तो वहाँ दल बदल कानून नहीं लगता। लेकिन कोई पार्टी, मान लीजिए सपोज बीजेपी की पार्टी है, उसके बहुत सारे सदस्य जो हैं वो चले गए कांग्रेस के अंतर्गत, तो एक पार्टी व्हीप जो होता है उसको तोड़कर, व्हीप क्या होता है, एक डेकोरम होता है कि आप इस पार्टी के हैं, पार्टी के रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो पार्टी व्हीप को तोड़ करके कोई व्यक्ति जो है वो दूसरी पार्टी में चला जाए वहाँ पर, तो बड़े नंबर पे, तो वहाँ पर क्या होता है, दल बदल कानून लगता है। ठीक है, अगर ये 2/3 संख्या चली जाती है किसी दूसरी पार्टी में तब ये नहीं लगता है, लेकिन अगर इससे कम जो है लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर दल बदल कानून लगता है। तो इसको हमने 10वीं अनुसूची के तहत 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 करके संविधान में जोड़ा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो हमने बात की थी जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, ठीक है ना, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची में विशेष उपबंध किए गए हैं अनुसूचित राज्यों के लिए, जो कि पहाड़ी राज्य हैं आपके। लेकिन 6 जो शेड्यूल है ना, 6वीं अनुसूची है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, केवल 4 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, तो असम है, वहाँ पर मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 6 शेड्यूल में केवल इन 4 स्टेट्स के बारे में बात की गई है, बट जो 5वीं अनुसूची है वहाँ पर आपको और भी जितने पहाड़ी एरियाज हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर प्रशासन कैसे चलेगा, इसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान है, तो 5वीं अनुसूची। अगर नाम दे करके पूछा जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर कितने, कौन से शेड्यूल के तहत चीज़ें की जाती हैं प्रशासन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल 6 के बारे में बताना है। तो शेड्यूल 6 में 6वीं अनुसूची में 4 आपको स्टेट दिखाई देंगे, और आपके जो 5वीं अनुसूची है वहाँ पर और बाकी सारे जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अगला जो चीज़ है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। तो मैंने बताया था कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में ही। पंचायतों के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और यहाँ पर जो नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसी के तहत भाग 9A जोड़ा गया था, जिसको अभी हमने पढ़ाई की इसके प्रीवियस क्लास में, और यहाँ पर जो है 18 भाग जो है वो नगर पालिकाओं के लिए जोड़े गए थे। अगर पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों में कितने विषय हैं, पंचायतों के लिए 29 विषय हैं, याद में रखिएगा। 29 सब्जेक्ट्स पंचायतों के लिए हैं, और 18 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस नए एक को अवश्य संशोधन किया जाना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची, राज्यों से संबंधित, राज्य क्षेत्रों से संबंधित जितने प्रावधान हैं वो आपके पहली अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 में है, और इसमें संशोधन करना पड़ेगा। जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4। अभी इसकी अगली जो क्लास होगी वो राज्यों के बारे में ही होगी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 में प्रोविजंस है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा, और जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा। तो ये अलग से हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो राज्यों के ऊपर ही होगा, इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला जाए कि राज्यों से रिलेटेड प्रोविजन है और उसमें संशोधन करना है, तो पहली अनुसूची के तहत आपको क्या है, संशोधन करना पड़ेगा, जहाँ पर आर्टिकल 1 to 4 की बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। तो 9वीं अनुसूची हम सभी को मालूम है कि 9th शेड्यूल जोड़ा ही इसीलिए गया था कि इसमें जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी सब्जेक्ट यहाँ जोड़ दिए जाएंगे, उसकी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाद के जो निर्णय है उसमें बोला कि ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर में कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, वॉयलेट करेंगे, तो 9वीं अनुसूची में जुड़े विषयों पर भी
भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर बात की गई है कि किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण हो, सरकार बेसिकली अगर मान लीजिए कृषि भूमि है और डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है, तो वहाँ पर कंपनसेशन देना है नहीं देना है, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इसमें है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में है, अभी डिस्कस किया, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल से रिलेटेड प्रावधान। बात की जाए 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, कौन सी अनुसूची, अभी हमने मैथिली के लिए देखा था, 8th शेड्यूल जो है उसमें भाषाओं से रिलेटेड प्रावधान है और वहाँ पर हमने 22 भाषाओं को जोड़ा है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4th जो शेड्यूल है उसके तहत किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, इसके बारे में 4वीं अनुसूची में मेंशन है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों की सूची का ब्यौरा देती है, तो ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची हमने बात की कि राज्यों से संबंधित जितने प्रावधान हैं वो आपको शेड्यूल 1 में दिखाई देंगे, तो राज्यों से रिलेटेड, उनके नाम से रिलेटेड, उनके क्षेत्र से रिलेटेड जो भी ब्यौरा है। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी पार्ट्स के जितने भी हमने टॉपिक करने थे वो आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगला जो क्लास होगा उसमें हम राज्यों के बारे में बात करेंगे। पहली अनुसूची आर्टिकल 1 to 4 राज्यों का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, नए राज्य जोड़ना है, उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।